अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं SCF मीडिया चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार गज़नफ़र अली फ़ारूक़ी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात, अंदरूनी और बैरूनी ताकतें किस तरीके के साथ एक्टिव हैं और एक लड़ाई जो कि आज से 5-8 साल कबल अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस लड़ाई से हमें आगाह कर दिया था, वो लड़ाई कौन सी है? वो 5th जनरेशन वार का नाम दिया गया है। और ये 5th जनरेशन वार है क्या? कौन कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? कौन कौन से हथियार हैं? 5th जनरेशन वार किन लोगों के ज़रिए लॉन्च की गई है और 5th जनरेशन वार के टारगेटेड क्या हैं? 5th जनरेशन वार का मुकाबला कैसे किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप फर्स्ट टाइम SCF मीडिया चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी। नंबर 1, 5th जनरेशन वार है क्या और हम किस तरह से एहतियाती तदबीरें इस्तेमाल कर सकते हैं? इस दौर में जंगें ज़मीनों पर नहीं बल्कि ज़हनों में लड़ी जाती हैं। आज के दौर में जिस्मों को तस्खीर नहीं किया जाता बल्कि आपके इज़हान को तस्खीर किया जाता है और आस्ता आस्ता आपकी ब्रेन वाशिंग की जाती है। जी हाँ, इलाक़ों पर हुकूमत करने के बजाय दिमागों पर हुकूमत की जाती है। यह तारीख़ का सबसे खौफनाक तरीन दौर है जब टेक्नोलॉजी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है और सुपर पावर्स का दुनिया पर कब्ज़े का ख्वाब एक हकीकत की सूरत अख्तियार कर चुका है। 5th जनरेशन वार में आज तक की तमाम जनरेशन वार शामिल हैं। 5th जनरेशन वार में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं? इस जनरेशन वारफेयर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है। आपके दिमाग को फ़तह करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो मीडिया है। 5th जनरेशन वार का सबसे महलक तरीन हथियार जो है वो मीडिया है। ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ हैं। अखबार, TV चैनल, न्यूज़ प्रोग्राम, सहाफ़ी, अदब, मुदब्बर एक्टिवेट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। 5th जनरेशन वार में प्रोपेगेंडा डिसइन्फॉर्मेशन वार से सबसे बड़ा हथियार है। इस दौर में प्रोपेगेंडा, डिसइन्फॉर्मेशन वार, सियासत, प्रॉक्सी वार, जुर्म और फॉल्स फीलिंग के ज़रिए जंगें लड़ी जाती हैं। फेक अकाउंट्स के ज़रिए बार बार झूठ बोला जाता है। इस कदर तवातर मनज़्ज़म अंदाज में झूठ बोला जाता है कि गुमान होता है ये बात सच है। फेक तस्वीरें और वीडियोस के ज़रिए लोगों को बावर कराया जाता है कि हकीकत पर मबनी इवेंट है और इससे अपने मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है। इस दौर की मिसाल ऐसे है जैसे घमसान का रन पड़ा हो तो दोस्त दुश्मन की पहचान को ख़त्म हो जाती है। इसमें बज़ाहिर हमारा नज़र आने वाला दोस्त और दुश्मन भी हो सकता है और दुश्मन का अलाकार भी हो सकता है। नज़र आने वाला ज़ाहिर दोस्त वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है और दुश्मनों का अलाकार भी हो सकता है। दुश्मन अपना पत्थर हमारे हाथ में और ज़ुबान हमारे मुंह में रख कर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया की अपग्रेड इस चीज़ को समझने के लिए चीज़ों की फ़िटनेस में जाना होगा और मीडिया को मुस्बत तौर पर खेलने के लिए जॉर्ज W. बुश और अमरीकी बाराक ओबामा और पाक मीडिया को रियासती चौथे स्तून में तब्दील करने के लिए लाखों डॉलर डाले। ये मकसद अफ़गानिस्तान में मिट्टी से शुरू होने वाला खुफिया जंग की कोशिशों को मजबूत करने के लिए न था बल्कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए था। बदकिस्मती से गैर मुल्की प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ मीडिया को पहली लाइन ऑफ दिफा के तौर पर काम करने के बजाय अपने ही मीडिया ने पाकिस्तान के मुखालिफिन का एजेंडे को फ़रोग़ दिया। अब तक मीडिया 100 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, बहुत से अंग्रेज़ी वस्ती अखबार और सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स, NGOs, इंसानी हकूक़ के अदारों की तरफ से बैठा हुआ है। हाइबर जंग का बड़ा ज़रिया बन गया है। 5th जनरेशन वार को किन लोगों के ज़रिए लॉन्च किया जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज की इस वीडियो में कि 5th जनरेशन वार को कौन से लोगों के ज़रिए लॉन्च किया जाता है। बुनियादी तौर पर आपके 3 नुमायाँ दुश्मन हैं। बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 आपके नुमायाँ दुश्मन हैं: लिबरल्स, खारजी और जमहूरे। लिबरल्स ईमान के दुश्मन, खारजी जान के दुश्मन और जमहूरे माल के दुश्मन। तीनों के पास खूबसूरत नारे हैं। बड़े बेहतरीन इनका नारा है और बयानिया है। लिबरल्स की हकीकत कुफ़ार करता है, खारजी की हकीकत मारता है, जमहूरे की हकीकत माल लूटता है। इन तीनों का नारा, लिबरल्स का इंसानियत का नारा, खारजी का इस्लाम का नारा और जमहूरों का हकूक़ का नारा है। इन तीनों का आपस में गैर एलानिया इत्तेहाद है। इन तीनों की मदद अमेरिका, इसराइल, इंडिया, CIA, मोसाद और रा करते हैं। इन तीनों का मुश्तरका दुश्मन फ़ौज होती है।
लिबरल्स फ़ौज को दहशतगर्द कहते हैं, खारजी फ़ौज को इस्लाम दुश्मन कहते हैं, सियासतदान फ़ौज को जमहूरियत दुश्मन कहते हैं। 5th जनरेशन वार में जो टारगेटेड्स हैं वो अवाम, रियासत और फ़ौज पाकिस्तान है। उनको टारगेट किया जाता है 5th जनरेशन वार और अवाम। ये क्या डिसइंफॉर्मेशन वार के ज़रिए अवाम को ज़हनी ग़ुलाम बनाया जाता है, उन्हें आस्ता आस्ता नाउमीदी और मायूसी के दलदल में धकेला जाता है। अवाम को अवाम से बदजन करना, अवाम को अदारों के ख़िलाफ़ उभारना, अवाम को फ़ौज के दरमियान खला पैदा करना 5th जनरेशन वार का असल बेसिक मकसद यही है। अवाम के अंदर नाउमीदी की कैफियत पैदा की जाती है और अवाम के जहनों को माजूर और डिप्रेशन का शिकार कर दिया जाता है। अवाम कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहती। सियासी जमातों की सूरत में अवाम को कई जमातों में तकसीम कर दिया जाता है, मजहबी फ़िरक़ों में, मसलकी बुनियादों में, इस तरह के बहुत से फ़िरका परस्ती में तकसीम कर दिया जाता है। अवाम को सूबाइयत की सतह पर मरकज़ से अलहदा कर दिया जाता है। अवाम मुल्क में रहते हुए भी सिर्फ़ अपने सूबे और इलाके की फ़लाह का ही सोचने पर मजबूर हो जाती है। डिसइंफॉर्मेशन का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि अवाम को उम्मीद की कोई किरण नज़र ही नहीं आती। अवाम मायूस और नाउम्मीदी से इक़्ताहट और घबराहट का शिकार होकर कोई बेहतर फ़ैसला करने से कासर रहती है और बेहतर की चाह में पहले से भी बदतर और बदकिरदार हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत कर लेती है। ग्रोहों और जमातों में बटी हुई अवाम को और ज़्यादा प्रोपेगेंडा के ज़रिए एक दूसरे से मतनफ़र किया जाता है। एक ही मुल्क की अवाम को इतनी जमातों और ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाता है कि लगता है कि ये एक मुल्क नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रोहों का मजमूआ है। कौमियत की तकसीम, लसानी तकसीम, सियासी तकसीम, मजहबी तकसीम, ग्लोबलिज़म, स्टैंडर्ड और सोसाइटीज़ का फुकदान, शहरी और देहाती तकसीम, अमीर और गरीब का फ़र्क यूनियंस में तकसीम कर दिया जाता है। अदब, तहज़ीब, तमद्दन, कल्चर, सकाफ़त, ज़बान, रस्म और रवाज को तब्दील कर दिया जाता है। लोगों की पहचान बदल दी जाती है। रहन सहन में मुकम्मल बदलाव पैदा किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारा कौमी लिबास कमीज़ शलवार और धोती करता है, लेकिन आज हमें पेंट शर्ट पहनने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। रस्म ख़त को तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर उर्दू को रोमन उर्दू में तब्दील कर दिया गया है। तारीख़ को तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे 800 से ज़ायद 800,000 साला दौर तारीख़ का बेहतरीन और शानदार दौर था, लेकिन हमारे सामने उसे तारीख़ी के दौर बनाकर पेश किया जाता है। किताबों से हमारी तारीख़ को मिटा देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के वाक़यात को ख़त्म करना, मुताला पाकिस्तान से पाकिस्तान का ही मिटा दिया जाना, दीनियात का ख़त्म करना, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर खुराफात और नाच गाने और मौसीकी को फ़रोग़ देना, मखलूत तालीम निज़ाम के ज़रिए नौजवान नस्ल के जज्बात को बेरा रवी के राह पर डालना, प्रोपेगेंडे के ज़रिए इसे जदीद और महज़ब तरक्की याफ्ता तहज़ीब बनाकर पेश करना भी 5th जनरेशन वार का हिस्सा है। 5th जनरेशन वार का हमला बराह रास्त भी अवाम पर किया जाता है। महंगाई बढ़ाकर अवाम को रियासी अदारों के मुखालिफ बना दिया जाता है, तो कई हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, जिसके लिए NGOs और यूनियन का सहारा लेकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाती है। अवाम को प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा के ज़रिए मुश्तैल किया जाता है, हंगामा आराई और इस तरह से दीगर तरीक़ों से उकसाया जाता है। कहीं कहीं हालात बहुत नाजुक हो जाएँ, वहीं दहशतगर्दी, खुदकश हमला भी करवा दिया जाता है। 5th जनरेशन वार का असल हदफ आर्मिड फोर्सेस ही हैं और हर पहलू से अवाम और आर्मिड फोर्सेस में दूरी बनाए रखना और नफ़रत फैलाए रखना, यही 5th जनरेशन वार का बेसिक मकसद है। 5th जनरेशन वार और रियासत, ये एक मेन और अहम इशू जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार का हदफ वो रियासत होती है जिस पर कब्ज़ा किया जाना मकसूद हो, जब वो बराह रास्त हमला करना नामुमकिन हो। डायरेक्टली आप अगर हमला न कर सकें तो किसी भी रियासत से दो बदो लड़ाई के बगैर इस मुल्क पर कब्ज़ा किए बगैर इसे पहले से ज़्यादा कमज़ोर करना, रियासती अदारों, अवाम और फ़ौज को आपसी तल्लुक़ तोड़ना, फिर हमला कर देना, पूरी ताकत के साथ हमला करना, यही 5th जनरेशन वार का मकसद होता है। 3 किस्म का तरीक़ा वारदात इसमें इस्तेमाल होता है: आपसी खाना जंगी, मुआशी बदहाली, बेचैनी और कन्फ्यूजन। आपसी खाना जंगी सबसे पहले रियासत में ऐसे अनासर तलाश किए जाते हैं जो रियासत के किरदार, वो नाराज़ किस्म के लोग होते हैं जिनके जहन साजी की जाती है ताकि अफरा तफरी के दौरान इनको काम में लाया जाए। इन लोगों को खुदकश हमलों और तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुहब्बे वतन लोगों को टारगेट किलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दी के वाक़यात और खुदकश हमलों में असल निशाना वो नहीं होते जो मर जाते हैं,
बल्कि वो हैं जो ज़िंदा रह जाते हैं, जिनकी बकिया सारी ज़िंदगी खौफ और रास और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में गुजरती है। लेकिन असल जंग प्रोपेगेंडा की होती है, जिसके लिए लोगों की जहनसाजी की जाती है। नंबर 2 पे माशी बदहाली। माशी बदहाली अदारों में करप्ट और नापाक लोगों को शामिल किया जाता है, जो अदारों को तबाह कर देते हैं। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अदारे क्लिप्स कर रहे हैं, लिहाजा इनकी प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए। जो अदारे मुल्की मफाद के लिए थे अब मुल्क पर बोझ डाल रहे हैं, लिहाजा इनको औने पौने दामों बेच देना चाहिए। रियासत में महंगाई लोड शेडिंग करवाकर फिर लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ मुश्तैल किया जाता है। हड़तालों और हंगामा आराई के ज़रिए रियासत को कमज़ोर किया जाता है। सियासी हुक्मरानों और मजहबी रहनुमाओं को इस्तेमाल करके मुल्क में इवेंट क्रिएट किए जाते हैं। बाहिमी खाना जंगी किसी भी मुल्क की माशी बदहाली का सबब है। जब दुश्मन हमें आपस में लड़ाकर माशी तौर पर गैर मुस्तहकम कर दे तो हम एक ना ख़त्म होने वाले क्लैश में दाखिल हो जाते हैं। सूबे और एक दूसरे पर अपना हक दबाने का इल्ज़ाम करके तासब का शिकार हो जाते हैं। तो फिर दुश्मन उन्हीं में से अलहदगी पसंद तंजीमों को तलाश करते हैं और फिर 5th जनरेशन वार का आगाज़ किया जाता है। लिबरल और सेकुलर सियासी और मजहबी जमातों के साइबर सेल हरकत में आते हैं। सोशल मीडिया और दूसरे ज़राए इब्लाग के ज़रिए अपने अपने मकासद के असूल के लिए प्रोपेगेंडा डिसइन्फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। लोगों के जहनों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आखिरी बात, बेचैनी और कन्फ्यूजन, ये 5th जनरेशन वार का जो आखिरी मरहला है, इसको शुरू करने की जो मेन बेसिक वजह है, उसका जो आखिरी मरहला है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि बेचैनी और कन्फ्यूजन। आवाम में कन्फ्यूजन पैदा की जाती है। आवाम में कन्फ्यूजन पैदा की जाती है। सियासी जमातों, अदलिया, फ़ौज एक प्लेटफार्म पर नहीं है। आवाम में कन्फ्यूजन फैलाई जाती है कि अफवाज और एजेंसियों की पॉलिसियाँ बाहम मुतसादिम हैं। दुश्मन मुल्क की मनगढ़ंत कहानियों पर मबनी फ़िल्मों की वजह से अवाम को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। ये लड़ाई दो अफवाज की है, अवाम को इससे दूर रहना चाहिए। अवाम में ये कन्फ्यूजन पैदा की जाती है कि कायद आज़म एक सेकुलर आदमी थे, वो एक सेकुलर रियासत चाहते थे, ना कि इस्लामी रियासत। पाकिस्तान जिस पर लाखों लोगों ने कुर्बानी दी कि रूहानी और नज़रियाती एहसास को मतलब कन्फ्यूजन फैलाई जाती है। दो कौमी नज़रिए की क्या ज़रूरत थी? हिंदू और मुस्लिम एक जैसे कल्चर और सकाफ़त के लोग हैं, फिर ये लड़ाई कैसी है? अवाम में ये कन्फ्यूजन आम की जाती है। 5th जनरेशन वार और अफवाज। 5th जनरेशन वार का टारगेट किसी भी मुल्क की आर्मड फोर्सेस होती है ताकि मुल्क की अफवाज का मोराल कम किया जाए, अवाम के दिलों में फ़ौज की मोहब्बत कम की जा सके, ताकि जंग के वक्त फ़ौज बिल्कुल तनहा रह जाए और लड़ने का जज्बा मानद पड़ जाए। जिस फ़ौज ने अवाम की हिफाजत के लिए लड़ना था, जब वो अवाम ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, इसके दिल में अफवाज के ख़िलाफ़ नफ़रत और ज़हर भरा हो, तो फ़ौज में जज्बा हुब्बुल-वतनी ख़त्म हो जाती है। प्रोपेगेंडा और डिसइन्फॉर्मेशन फैला कर हालात कंट्रोल से बाहर करना और फ़ौज को करप्ट, रिश्वतखोर, बदचलन और बदकिरदार साबित किया जाना। 5th जनरेशन वार में फ़ौज को मुख्तलिफ़ अलक़ाबात, खलाई मखलूक, डंडा सरकार, डिक्टेटर और फ़र्द वाहिद से नवाजा जाता है। फ़ौज की कुर्बानियों को पैसे लेकर काम करने वाले मुलाजिम कहकर रैंका करना और प्रोपेगेंडे का हिसाब है, जिससे दो तरफ़ा फ़ायदा उठाया जाता है। अवाम को इस कुर्बानी की कदर नहीं रहती और फ़ौज में कुर्बानी देने का जज्बा सर्द पड़ जाता है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फ़ौज मुल्क का 80% बजट खा गई और अवाम के जहनों में ये बात डाल दी जाती है कि फ़ौज मुल्क का 80% बजट खा जाती है, वरना मुल्क में तरक्की हो जाती, महंगाई ख़त्म हो जाती, मुल्क खुशहाल हो जाता। अपनी तकलीफ़ का ज़िम्मेदार फ़ौज को समझने लगती है और महंगाई का रोना अफवाज को कोसने की ज़रूरत नहीं। एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुल्क के एटमी असासे गैर महफूज हो गए, एटमी हथियार दहशतगर्दों के कब्ज़े में चले जाएंगे। जो फ़ौज एटमी तनसीबात की हिफाजत करने के काबिल नहीं, बार्डर की हिफाजत भी नहीं कर सकती। ऑफिसर्स, आम फौजियों को एक दूसरे के बारे में बदगुमान किया जाता है। फ़ौज को अपनी हदूद में रहना चाहिए, मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का काम है, फ़ौज का काम बार्डर की देखभाल। तो पूछना ये है कि अगर फ़ौज का काम सिर्फ बार्डर पर है तो मुल्क में इस वक्त सैलाब है, मुल्क में ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आती हैं, आंधियाँ आती हैं, कोरोना आया और दीगर बीमारियाँ आती हैं, तो उस वक्त क्यों फ़ौज की याद आ जाती है? ये बहुत अहम सवाल एक आम पाकिस्तानी के जहन में घूमता है कि जब हर चीज़ की ज़िम्मेदार फ़ौज है, फ़ौज का काम सिर्फ बार्डर है, तो फिर जब मुल्क में अफरा तफरी हो, कोई भी पूछने वाला ना हो, इस टाइम मुल्क पूरा सैलाब में डूबा हुआ है, सिर्फ फलाई तंजीमें, मजहबी तंजीमें चंद एक जो उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं,
और उनके अलावा कोई सियासतदान, कोई जमूरा, कोई वोट मांगने वाला आपको वहाँ नज़र नहीं आएगा। तो इससे ये सवाल पैदा होता है, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। 5th जनरेशन वार, सोशल मीडिया की एहतियाती चंद तदबीरें आपके साथ शेयर करूँगा। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजाने शख्स की कॉल ना उठाए, पहली बात। दूसरी, कोई आपसे आपका पता पूछे तो ना बताए, आप कभी भी ना बताएं अपना पता। अपना ज़ाती नंबर, ईमेल किसी को भी ना दें। फ़िरका वारियत फैलाने वालों पर खुसूसी नज़र रखें जो फ़िरका वारियत के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया से मुंसलिक कोई भी शख्स अपने आप को या आपको अपने पास मुलाकात के लिए बुलाएं तो ना जाएं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर किसी भी शख्स को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। किसी भी शख्स को ज़ाती अगर आपको बुलाए तो आप उसे मिलने के लिए ना जाएं, ना ही उस पर एतबार करें और ना ही एतमाद। इनसे लड़ना कैसे है? अपने कंप्यूटर, अब ये जितने भी फितने, प्रोपेगंडे, ये 5th जनरेशन वार, इसके ख़िलाफ़ हमने लड़ना कैसे है? नंबर 1, सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पोस्ट किया गया मवाद हरगिज़ शेयर मत कीजिए। किसी ने भी शेयर किया आपके पास आया, आप उसे प्रमोट मत करें, आगे शेयर मत करें। 2, ऐसे मवाद पर लाइक या कमेंट मत कीजिए। मुखालफत में भी कमेंट करेंगे तो वो पोस्ट की जो रीच होगी वो बढ़ा देगा। तो इस तरह की किसी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट तक भी मत करें। हो सके तो फेसबुक को रिपोर्ट कीजिए, जिस अकाउंट से ऐसा मवाद शेयर किया गया है इसको इनफ्रेंड या ब्लॉक कीजिए। ऐसे अकाउंट अक्सर फेक होते हैं, इसलिए फेसबुक पर रिपोर्ट कीजिए। पाक फ़ौज को सपोर्ट करने वाला मवाद ग्रुप्स में और व्हाट्सएप वगैरह पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाक फ़ौज को सपोर्ट में बनाए गए पेजेस और अकाउंट्स को लाइक या फॉलो कीजिए। ख़ुद भी लिखिए या लिखने की कोशिश कीजिए। ये फ़ौज आपके लिए जानें दे रही है, इस पर भरोसा रखिए। गैर वाज़ेह मामलात में दुश्मन आपको फ़ौज से बदगुमान करने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों में मत आइए। अपने हल्के अहबाब को आगाही दी और हकीकत बताएं और दलाइल से दें। बगैर तकीद मवाद को शेयर करने से गुरेज करें, पहले इसकी तहकीक करें, इसे बेनकाब करें, इसकी असलियत सामने लाएं। ऐसी पोस्ट जो अफवाज पाकिस्तान के हक़ में की गई है उन्हें कॉपी पेस्ट करें या लाजमी शेयर करें। अगर आप एक मुसलसल पोस्ट करते हैं या किसी प्रोपेगेंडा पोस्ट की हकीकत सामने लाते हैं तो आपकी एक पोस्ट दुश्मन की सारी मेहनत को ज़ाया कर देती है। फ़ौज अच्छी है और जर्नल बुरे हैं कहकर आपको धोखा देते हैं। ये लोग आपको धोखा देते हैं कि फ़ौज तो ठीक है, वो फ़लाँ जर्नल ठीक नहीं है। इनके सामने पाक फ़ौज की कुर्बानी की खबर पेश करें तो बज़ाहिर गमज़दा होने का ड्रामा करते हैं। आपको बताएंगे ये फ़लाँ जर्नल की गलती है और यूँ पाक फ़ौज पर ही तनकीद करेंगे। अगर दुश्मन हमला करे तो बजाय इसको मलामत करने के आपको पाक फ़ौज की ही मलामत करते नज़र आएगी। कहाँ गई आपकी जांबाज फ़ौज? इनकी टाइमलाइन पर सिवाय पाक फ़ौज पर तनकीद के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ववेला मचाएंगे कि फ़ौज कौन सी मुक़द्दस का है जिस पर तनकीद की इजाज़त नहीं। आपको इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में फ़ौज पर जितनी बेधड़क तनकीद होती है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। इनकी इन चालों को समझने के लिए गुस्ताखाना पेचेस चलाने वाले, आपको बमों से उड़ाने वाले और आपको लूटने वाले हरगिज़ आपके खैर ख्वाह नहीं हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान अहम तरीन किला है और पाकिस्तान तब तक फ़तह नहीं हो सकता जब तक पाक फ़ौज मौजूद है। अपनी ही फ़ौज को शिकस्त देने में दुश्मन का हाथ मत बनाएं। आए दुश्मन के ख़िलाफ़ मिलकर जिहाद करें और दुश्मन की चालों को नाकाम बनाएं। यह थी आज की एक वीडियो 5th जनरेशन वार के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें और ताकि इसके बाद मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँची जाए। शुक्रिया, वस्सलाम। आपका मेज़बान सरदार फरली फ़ारूकी।